हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी चैप्टर का आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे होस्ट सेल। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने वेक्टर बेस्ड ऑन बैक्टीरियोफेजेस ये सब देखे थे एंड ऑल अदर टॉपिक्स जैसे अदर वेक्टर्स, कॉस्मेट्स, याक वेक्टर, बैक वेक्टर, देन एनिमल पे, वायरसेस पे बेस्ड वेक्टर और प्लांट पे बेस्ड वेक्टर। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम होस्ट सेल से। The tool described in previous section will result in generation of recombinant DNA molecule in the laboratory. So ये बेसिकली बोल रहे हैं कि जो टूल्स के बारे में हमने पढ़ा है जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये एंजाइम्स, डीएनए लाइगेज और वेक्टर्स के बारे में पढ़ा हमने। तो ये सब जो टूल्स हैं इनको यूज़ करके हम जनरेट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। मीन्स एक वेक्टर में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट और वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बन जाएगा। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। Eventually, the propagation of these DNA molecule must occur inside a living system or host. So बोल रहे हैं कि जो ये DNA molecule यानी कि recombinant DNA बनाया जो हमने, इसका propagation means इसका नंबर बढ़ना, ये occur होना चाहिए inside a living system, एक किसी living system में, मतलब किसी जीवित सिस्टम में ये जो है propagation हो सकता है DNA molecule का। तो हमें उसके लिए चाहिए host. Many types of host cell including E. coli, yeast, animal and plant cells are available for gene cloning and the type of host cell used depend on aim of cloning experiment. So हम host cell जो यूज़ करते हैं बेसिकली जो सेफ़ होते हैं एंड उनके बारे में स्टडी होता है। तो E. coli हम जानते ही हैं, उसके बारे में ईस्ट में भी करते हैं हम। मीन्स जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है उसको इंसर्ट कर देते हैं इन सब सेल्स में एंड वहाँ पर वो मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर इंक्रीज़ करते हैं। क्योंकि ये नंबर इंक्रीज़ करते हैं अपना, तो उसके साथ साथ वो भी अपना नंबर उसका बढ़ते रहता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। ठीक है, तो हम E. coli को यूज़ कर सकते हैं, ईस्ट को यूज़ कर सकते हैं, एनिमल सेल्स कुछ होती हैं एंड प्लांट सेल्स अवेलेबल फॉर जीन क्लोनिंग। एंड ये जो है ये डिपेंड करता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कि हमारा एम क्या है क्लोनिंग का, यानी कि हमें ज़्यादा क्लोनिंग चाहिए डीएनए का, कम क्लोनिंग चाहिए, उस हिसाब से हम लोग सेल्स को चूज़ करते हैं। E. coli has become the most widely used organism in our DNA technology because its genetic makeup has been intensively studied. अब देखो E. coli के बारे में सब लोग जानते हैं, इश्चरेशिया E. coli ना, इश्चरेशिया कोलाई। ओके, सो ये तो सेफ़ है, इसके बारे में स्टडी हुई है। सो इसको मोस्ट वाइडली यूज़ करा जाता है। जैसे एक एग्जांपल हमें पता भी है, इंसुलिन जो इंजेक्शन बनता है वो E. coli को यूज़ करके ही हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म वाइडली यूज्ड है इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी बिकॉज अब इनके पॉइंट्स लर्न करने। क्वेश्चन पूछेगा वाई E. coli इज इंटेंसिवली यूज्ड इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हमें ये सब पॉइंट्स लिखने हैं बिकॉज फर्स्ट पॉइंट जेनेटिक मेकअप हैज़ बीन इंटेंसिवली स्टडीड। सेकेंड पॉइंट ईजी टू हैंडल एंड ग्रो। थर्ड पॉइंट कैन एक्सेप्ट अ रेंज ऑफ वेक्टर, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं एंड प्रोपोगेट करा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हैज़ बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड फॉर सेफ्टी, मीन्स ये सेफ़ है ह्यूमन्स के लिए, मतलब कोई डिसीज़ इससे नहीं होता, कोई भी रिएक्शंस मीन्स कोई डिसीज़ नहीं होता बस। ठीक है, ये 4 पॉइंट। एंड अनदर मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग E. coli होस्ट सेल इज़ दैट अंडर ऑप्टिमल कंडीशन, यानी कि जो हम रिक्वायर्ड कंडीशन अगर उसको देंगे, ऑप्टिमल कंडीशंस मीन्स रिक्वायर्ड कंडीशंस अगर देंगे, द सेल डिवाइड एवरी 20 मिनट मेकिंग इट पॉसिबल टू क्लोन लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन डीएनए and if the appropriate signals are incorporated into the vector, large amount of recombinant proteins are available for therapeutic and other uses. सो फिफ्थ पॉइंट में कि इसका जो सेल साइकिल है कंप्लीट हो जाता है 20 मिनट में, एवरी 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट के बाद हमें एक नया सेल मिल जाएगा। 1 से 2 हो जाएंगे 20 मिनट में, देन 2 से 4 हो जाएंगे 20 मिनट में। ठीक है, सो ऐसे हमें बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे कुछ ही मिनट में। सो हम लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन डीएनए को क्लोन कर सकते हैं इससे। और ये भी बोला है कि अगर अप्रोप्रिएट सिग्नल्स लगा दें, सिग्नल्स मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर हमने उस पर्टिकुलर जीन जिसको क्लोन करना है हमें, उसको क्लोन करने के लिए हमने कुछ सिग्नल्स लगा दिए, जैसे कि वो एक बार नहीं बहुत बार उसका mRNA बने, देन वो बहुत बार एक्सप्रेस हो जाएगा, इससे और भी नंबर बढ़ जाएगा जो भी हमारा वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये सिग्नल्स अप्रोप्रिएट सिग्नल्स की बात की गई है ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हमारे लिए मिल सके। इंसुलिन हार्मोन इस ऐसे ही किया जाता है, E. coli को यूज़ किया जाता है उसमें। ठीक है, देन नेक्स्ट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ यूकैरियोटिक प्रोटीन, यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑफन प्रेफर्ड बिकॉज टू बी फंक्शनली एक्टिव proteins required proper folding and post-translational modification such as glycosylation which is not possible in prokaryotic E. coli cells. So यानी कि कुछ यूकैरियोटिक प्रोटीन्स कुछ, ठीक है, को एक्सप्रेशन कराने के लिए हमें यूकैरियोटिक सेल की मदद मीन्स उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बहुत डिफरेंस है। सो यूकैरियोटिक सेल का अलग ही मैकेनिज़्म है, प्रोकैरियोटिक सेल का अलग ही मैकेनिज़्म है। यूकैरियोटिक सेल में
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो हम यूकैरियोटिक सेल प्रेफर करते हैं जब हमें यूकैरियोटिक प्रोटीन का एक्सप्रेशन चाहिए होता है, क्योंकि ताकि वो फंक्शनली एक्टिव रहे और प्रोटीन्स रिक्वायर प्रॉपर फोल्डिंग। सो यूकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग प्रोटीन जो हैं उनकी अलग अलग फोल्डिंग हो जाती है, तो कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं जो जो प्रोकैरियोटिक में पॉसिबल नहीं है, तो हमें यूकैरियोटिक सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सो इधर 3 पॉइंट्स दिए हैं ताकि वो फंक्शनली एक्टिव रहे, यानी कि हमारा प्रोटीन, दूसरा उसका प्रॉपर फोल्डिंग हो जाए, तीसरा कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी ये प्रोकैरियोटिक में अवेलेबल नहीं होता, तो यूकैरियोटिक सेल में रहेगा तो ये हो पाएगा उसका। ठीक है, तो ये सब लिखना है। इवन क्लोन्ड यूकैरियोटिक जीन कंटेनिंग इंट्रॉन्स कैन नॉट बी प्रोसेस्ड इन ई कोलाई, देयर बाई नेसेसिटेटिंग द यूज़ ऑफ ओनली यूकैरियोटिक होस्ट सेल। मतलब कि जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था देन उसमें हमने पढ़ा था कि जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर मतलब जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है देन उससे आरएनए बनता है, एंड वो आरएनए एचएनआरएनए बनता है जो प्रोसेस होके एमआरएनए बनता है। एमआरएनए के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, यानी कि जो एचएनआरएनए होता है उसके अंदर 2 रीजन्स होते हैं, एक होता है इंट्रॉन्स और एक होता है एक्सॉन्स। सो एक्सॉन्स जो होते हैं जो कोड करते हैं फॉर अ प्रोटीन, और इंट्रॉन्स जो होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। सो यूकैरियोटिक जीन्स में इंट्रॉन्स होते हैं, ये पता है हमें, एंड उनको हमें रिमूव करना होता है। सो ऐसा तो हो नहीं पाएगा ई कोलाई में, क्योंकि उनके यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है उसको रिमूव करने का। सो ये भी एक नेसेसरी कंडीशन आ गई कि हम यूकैरियोटिक सेल को यूज़ करें। सो अब आ गए बताने कि हम यूकैरियोटिक सेल में किसको यूज़ करते हैं। जैसे ईस्ट सेल यूज़ करते हैं। ईस्ट सेल हैव बीन एक्सटेंसिवली used extensively for functional expression of eukaryotic genes because of several features. So जो यूकैरियोटिक जीन है उसको एक्सप्रेस करते हैं हम इनटू द ईस्ट सेल, क्योंकि वो यूकैरियोटिक सेल है। सो कुछ फीचर्स हैं, इसकी वजह से हमने ईस्ट सेल को यूज़ किया है क्योंकि वो सेफ़ है। ये फीचर्स लर्न करने, जैसे ई कोलाई के दिए हैं वैसे ईस्ट के भी लर्न करना है। सो फर्स्ट रीज़न जो है, ईस्ट आर द सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर है। यूकैरियोटिक है बट यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है। एंड लाइक ई कोलाई हैव बीन एक्सटेंसिवली कैटेगराइज्ड जेनेटिकली, मीन्स इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर भी अच्छे से पढ़ा गया है। ईजी टू ग्रो, सो कितने पॉइंट्स हो गए। सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म 1, एक्सटेंसिवली कैरेक्टराइज्ड जेनेटिकली, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ईजी टू ग्रो है। फोर्थ पॉइंट मैनिपुलेट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोन जीन। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोन जीन हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ईस्ट कल्चर ग्रोन इन फर्मेंटर्स लार्ज कल्चर वेसल्स। सो हम ईस्ट सेल को कल्चर कर सकते हैं इनटू द फर्मेंटर्स, जिसके बारे में माइक्रोबियल सेल कल्चर के चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ठीक है, सो ये पॉइंट्स हैं जो लर्न करना ईस्ट के लिए, उसके फीचर्स जिसकी वजह से हम उसको यूज़ करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल में ऑल्सो बी यूज्ड एज होस्ट इन RDNA एक्सपेरिमेंट, एंड cells can be grown in tissue culture and can be induced and manipulated to form whole organism, creation of transgenic animals and plants. So हम plants और animal cell को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ होस्ट इन RDNA, यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में। ये आगे के चैप्टर्स में है, जैसे प्लांट सेल कल्चर में एंड एनिमल सेल कल्चर में, दोनों में अलग अलग तरीके से बताया गया कि इनको हम कैसे एज अ होस्ट सेल लेते हैं, मीन्स यूज़ करते हैं, एंड उनसे हम लोग अपना जो भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स और प्लांट्स बन जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मेकिंग RDNA, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट DNA। सो बेसिकली हम इसमें स्टेप्स पढ़ेंगे कि इसमें हम रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे बनाते हैं, पूरे प्रोसीजर। So the first step in construction of recombinant DNA molecule is to isolate the vector and the fragment containing the gene to be cloned. So जो first step है उसमें हम लोग isolate करते हैं वेक्टर को, यानी कि जैसे प्लाज्मिड चाहिए हमें तो प्लाज्मिड ले लेंगे, जो भी वेक्टर हमें चाहिए वो ले लो। एंड देन दूसरा जो चीज़ हमें चाहिए होता है वो होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, यानी कि जिसका हमें क्लोनिंग करना है, वो फ्रेगमेंट हमें आइसोलेट करना है। तो 2 चीज़ें हमें चाहिए, एक वेक्टर आइसोलेट कर लो एंड दूसरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लो। ठीक है, जिसका हमें क्लोनिंग करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, द वेक्टर एंड टारगेट DNA फ्रेगमेंट आर सेपरेटली डाइजेस्टेड विद सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सच एज EcoR1 विच जनरेट्स स्टिकी एंड्स। सो नाउ सेकेंड पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि जो वेक्टर है और जो हमारा क्लोनिंग वाला जीन है जिसको हमें क्लोन करना है, उन दोनों को हम लोग टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, एंड वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट इन दोनों को हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करवाते हैं, तो इससे हमें सेम कट मिलेगा। ठीक है, ये इसका वो है। सो ये याद रखना, आर सेपरेटली सेम, यानी कि अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाइजेस्ट किया जाता है विथ सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स।
इको R1 यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जो जनरेट करता है जो भी एंड्स हमें चाहिए। इको R1 यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टिकी एंड्स ही देता है, ये पता है। देन थर्ड पॉइंट, द वेक्टर इज देन ट्रीटेड विथ अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम सो दैट लेटर इन लाइगेशन स्टेप द वेक्टर डज नॉट सेल्फ लाइगेट। नाउ सो अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम के बारे में पीछे हमने चैप्टर में पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ही, कि ये जो है एंजाइम ये रिमूव कर देता है फॉस्फेट ग्रुप, जिसकी वजह से उस चेन में फर्दर कोई न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड नहीं हो पाता। जैसे ये कोई एक न्यूक्लियोटाइड है एंड ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, बट इसको हमने अल्कलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट कराया है इसको, तो जो इसके ऊपर ये जो फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा ये हट जाएगा, तो ये जो है ना ये दोनों बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, तो ऐसे ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जो है फर्दर अटैच नहीं पाएंगे, तो चेन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने अच्छे से समझाया है अल्कलाइन फॉस्फेटेज वाले टॉपिक पर, सो उसको जाके देख लेना अगर समझ में ना आया हो तो ये जो वेक्टर है, ये बोल रहे हैं वेक्टर को जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करा लेते हैं, देन उसको हम ट्रीट कराते हैं, टेस्ट ट्यूब में वेक्टर को डाल देंगे एंड उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम डाल देंगे, तो वो जो है ना वो फॉस्फेट हटा देता है एंड से। सो वहाँ पर जो जैसे वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और इसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करा दिया, तो यहाँ पे कट क्रिएट हो गया। अब ये जो वेक्टर है वो ऐसे दिखेगा, लेकिन ये आपस में जुड़ भी सकता है। ठीक है, इनमें वो बन सकता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं ना इसको, जो न्यूक्लियोटाइड में वो बनता है बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। सो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो है वो नहीं बन पाएगा अल्कलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट, तो ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको हम लोग अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम से ट्रीट करा देते हैं, तो यहाँ से फॉस्फेट रिमूव हो गया समझो, तो ये दो है ना ये दोनों लाइगेट नहीं कर पाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये होता है, एंड ऐसा नहीं है कि सब में हो जाता है, ये जो है एक्सपेरिमेंट, ये चांस होते हैं, मीन्स कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा, एंड कुछ अटैच भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक्यूरेट नहीं होता, इसीलिए लक बाई चांस होता है वहाँ पे। ठीक है, सो ये थर्ड पॉइंट हो गया, अल्कलाइन फॉस्फेटेज से वेक्टर को ट्रीट करा दिया ताकि वो जो लाइगेशन स्टेप है वेक्टर डज नॉट सेल्फ लाइगेट। ठीक है, सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करने के लिए अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। Then fourth point, the cut vector and DNA fragment are mixed in suitable ratio and then ligated with enzyme DNA ligase to yield a recombinant vector containing insert. So ये लास्ट स्टेप कि जो कट वेक्टर है, यानी कि ये वेक्टर हमें मिला और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट समझ लो ये है, इन दोनों को हम लोग टेस्ट ट्यूब में मिक्स करते हैं इन सुटेबल रेशियो, एंड उसके अंदर हम लोग DNA ligase इंसर्ट करते हैं, मतलब सॉरी DNA ligase एंजाइम डाल देते हैं, ये लिखा हुआ है, और दोनों जो है DNA ligase का काम यही है कि वो दोनों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अभी इतने डीप में जाके मत पढ़ो, सो जो बुक में दिया हुआ है ना उन पॉइंट्स को बस याद करके रखो एंड इट विल हेल्प यू अलॉट इन एग्जाम्स। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसीजर इज सिमेट्रिकली एक्सप्लेन्ड इन फिगर 6। सो ये पूरा दिया हुआ है फिगर रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने का। यहाँ पे प्लाज्मिड एग्जाम्पल लिया है, जैसे यहाँ पे फॉरेन DNA है एंड यहाँ पे प्लाज्मिड वेक्टर है। स्टेप्स पे लिखे हुए हैं डाइजेशन विद इको R1, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे इको R1 यूज़ किया गया है, इन दोनों को डाइजेस्ट किया गया, दोनों एक ही एंजाइम से ये क्रिएट हुआ फॉरेन DNA का, एंड यहाँ पर ये हमें मिला प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक है, एंड इसको हमने ट्रीट किया विद अल्कलाइन फॉस्फेटेज जैसा मैंने बताया था, एंड इन दोनों को फिर DNA लाइगेज मिलाकर मिक्स किया, तो ये दोनों लाइगेट हो गए, यानी कि इंसर्ट और प्लाज्मिड दोनों जुड़ गए आपस में एंड हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ RDNA इनटू होस्ट सेल पढ़ेंगे। सो अगर कोई डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड देन थैंक यू सो मच।